खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। यूपी में सियासी समर जोरों पर है, मर्यादाएं तमीज हर रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। फतेहपुर रैली में पीएम मोदी ने कहा कि सरकार को धर्म और जाति के आधार पर जनता में भेदभाव नहीं करना चाहिए। दिक्कत परेशानी उस बात पर है जो इसके बाद कही गई। मोदी ने कहा कि रमजान में बिजली आती है तो दिवाली में भी आनी चाहिए, कब्रिस्तान बनते हैं तो शमशान भी बनने चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। उधर बस्ती में अमित शाह ने अखिलेश सरकार पर आरोप लगाया कि यूपी में लैपटॉप भी जाति धर्म देखकर बांटे गए। मुस्लिम उलेमाओं ने पीएम के बयान की निंदा की है। सीएम अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को चुनौती दे डाली है कि दिवाली रमजान की बात बाद में करें, पहले गंगा कसम खाकर बताएं कि काशी को 24 घंटे बिजली मिल रही है या नहीं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम अपनी शपथ भूल गए और आरएसएस की विचारधारा से उबर नहीं पा रहे। तो उधर समाजवादी पार्टी के राजेंद्र चौधरी ने सारी हदें पार करते हुए कह दिया कि मोदी और अमित शाह दोनों आतंकवादी हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि सियासी समर में मजहबी बंटवारा क्या जरूरी है? इसी पर करेंगे अपने तमाम मेहमानों से तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। इतवार के रोज उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ तीसरे मरहले की पोलिंग हो रही थी, वहीं दूसरी जानिब अगले मराहिल की तशहीर के सिलसिले में फतेहपुर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रैली कर रहे थे। मोदी के निशाने पर सीधे तौर पर अखिलेश और राहुल थे। इसी दौरान मोदी ने इशारों में मुखालफिन पर मुस्लिम मुंह भराई का इल्जाम लगाकर बीजेपी का रवायती दांव खेला। मोदी ने अपनी तकरीर में कहा कि वो मुस्लिम यादव फैक्टर के खिलाफ काम कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो शमशान भी बनना चाहिए और हुकूमतों को बिला तमीज़ और तफरीक के काम करना चाहिए। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है भेदभाव मुक्त शासन चलाने का। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, यही मंत्र को आगे बढ़ा करके आपसे मैं आज आशीर्वाद दे रहा हूं। सियासी मुबस्सिरीन का ख्याल है कि गर्चे मोदी ने सीधे सीधे मुस्लिम मुंह भराई के लफ्ज से तो गुरेज किया, ताहम उन्होंने कब्रिस्तान, शमशान, रमजान और होली दिवाली का जिक्र करके इंतहाई दानिशमंदी से हिंदू कार्ड खेल दिया। लेकिन मोदी के इस बयान से अपोजिशन को जवाबी वार करने का बेहतरीन मौका मिल गया। कांग्रेस ने मोदी के इस बयान को बंटवारे की सियासत से ताबीर करते हुए इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई करने का मुतालबा किया, तो समाजवादी पार्टी लीडर राजेंद्र चौधरी ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए मोदी और अमित शाह पर जमहूरियत में दहशतगर्दी फैलाने का इल्जाम लगा दिया। आरजेडी ने भी मोदी के बयान की सख्त मजम्मत की। प्रधानमंत्री निश्चित हार को देखते हुए बौखला गए हैं और सांप्रदायिकता को इस चुनाव में ला रहे हैं ध्रुवीकरण करने के लिए। चुनाव आयोग को इसका कड़ा नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि अभी हाल में दिए गए उनके निर्देश का स्पष्ट उल्लंघन है और साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने पद की शपथ जो संविधान में के तहत ली है उसको उल्लंघन किया है, उसको अपमानित किया है। ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और सहयोगी दलों की पुरानी सोच है और इस मानसिकता से प्रधानमंत्री उभर नहीं पा रहे। देश के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद उनको ऐसी गैर जिम्मेवाराना और गलत बात नहीं करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों आतंक पैदा कर रहे हैं लोकतंत्र में, राजनीतिक वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं दोनों। उत्तर प्रदेश की जनता इस अपमान का बदला ले रही है। उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की उनकी कोशिश बिहार से भी बुरी गति को होने वाली है। प्रदेश का प्रधानमंत्री है, उत्तर कब्रिस्तान बोलते हैं कि श्मशान घाट, तो तुमको कौन रोका है?
श्मशान घाट का बनाओ, बिजली दो, बिजली मिली, बिजली मिली, हम बिजली देंगे 24 घंटा, तो क्यों नहीं दे रहे हैं वहाँ पर जाकर के। मुस्लिम लीडर भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बयान की नुक्ताचीनी कर रहे हैं। MIM लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट के जरिए मजहबी बुनियाद पर दिए गए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस बयान की मजम्मत की, तो मजहबी रहनुमा खालिद रशीद फरंगी महली ने भी इसे इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। ये कब्रिस्तान जो हुकूमत की तरफ से बनवाए गए हैं या बनवाए जा रहे हैं, हम समझते हैं वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से बनाए जा रहे हैं, और जहाँ कहीं भी ज़रूरत होती है वहाँ पे शमशान घाट का भी इंतज़ाम किया जाता है। और अपनी मालूमात के हिसाब से गवर्नमेंट ने बड़े पैमाने पर बनारस में जितने बड़े पैमाने पर घाटों को ब्यूटिफिकेशन करने का काम किया है वो भी अपने सामने है। तो अब ईद, बकरीद और होली, दिवाली और शमशान और कब्रिस्तानों के बुनियाद पर अगर आवाम को बांटा जाएगा तो हम ये समझते हैं बहुत ही ज्यादा ये ऑब्जेक्शनेबल और अफसोसनाक। सियासत में मजहब की बुनियाद पर अमल दखल के ताल्लुक से बातें तो अक्सर मौजूए बहस रहती हैं और इंतखाबी ज़ाब्ते में भी इससे गुरेज रखने को कहा गया है, लेकिन फिर भी इंतखाबी माहौल में महवर मजहब ही बनता है। लिहाजा सवाल ये है कि वोट की खातिर आखिर मजहब का सहारा कब तक लिया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो सियासी समर में मजहबी बंटवारा क्या जरूरी है, यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ साबिर अली साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। हमारे साथ JK बेनीवाल साहब मौजूद हैं, रिलीजियस मॉडरेटर हैं, हिंदू धर्मगुरु आप कह सकते हैं। अमीर हैदर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पैगाम इंसानियत के सरबराह हैं और मुस्लिम स्कॉलर हैं। नईम अब्बास साहब BSP के लीडर, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अभय दुबे साहब भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। साथ ही साथ मनोज राय साहब जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, वो लखनऊ से हमारे साथ इस बहस का हिस्सा है। साबिर अली साहब, पहला सवाल आपसे। पूरा विपक्ष जो है वो फिर से लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है PM के इस बयान पर, जिसे बेहद कम्युनल बताया जा रहा है और कहा यह गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि PM अपनी शपथ भूल गए और RSS की जो आइडियोलॉजी है उसके चलते उन्होंने यह बयान दिया और कहीं ना कहीं उस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने वाला यह बयान है। क्या कहेंगे आप? देखिए कांग्रेस और वो लोग जो अपने आप को मुसलमानों की वोटों की रियासत की सियासत करते हैं, उनको ऐसा लगा कि अभी वो बात हो रही है जो सच पे मुबनी है, जो सच पे मुनहसर है। आप देखे, आपके टीवी पे मैं उनके बयान दोबारा कई बार देखा कल से आज तक। उन्होंने दोनों धर्मों को दोनों बातों का कहा और बार बार ये कहा कि सियासत में मजहब को नहीं लाना चाहिए और इस देश में रहने वाले हर धर्मों का ख्याल रखना चाहिए। क्या बुरा कह दिया? जो लोग बांट कर और मुसलमानों को इस तरह बांटा कि उनके सियासत का लगता है जमींदार बन गए हैं। अगर इसके बारे में कोई बात होती है तो लगती है उनकी जिम्मेदारी में कोई दखल दे दी गई। मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा, सच कहा, हक कहा, और मैं समझता हूं कि इस बात को सिर्फ आधी नहीं दिखाकर जो उन्होंने 2 बार 3 बार हर बात को कही उसको दिखाना चाहिए और ये सच बात को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। उन हुक्मरानों को जो अपनी सियासत में मुसलमानों को 70 साल तक बेवकूफ बनाकर ऐसा लगता है कि मुसलमानों का वोट उनकी अपनी जागीरदारी है, उससे मुसलमानों को उभरना चाहिए और देखना चाहिए कि जब ऐसी बात की जाती है तो इनके कान और लामबंदी की, सियासत की, मजहब की, फिरका परस्ती की, RSS की, पता नहीं कौन कौन से ये लोग खाने खोल देते हैं और वहां से हवा निकालते हैं। ये बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जो कहा, ठीक है साबिर साहब, इसीलिए हमने बयान भी पूरा सुनाया। हमने आधा अधूरा बयान नहीं सुनाया, हमने पूरा बयान सुनाया जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि जाति धर्म के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सरकारों को नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ये शमशान का जिक्र किया गया है, कब्रिस्तान का जिक्र किया गया है, दिवाली पर बिजली आती है, रमजान पर बिजली आती है तो दिवाली पर भी आना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं से लगता है कि ये पोलराइजेशन की कोशिश है जिसके चलते ये बयान दिया गया है? क्या ये मकसद हो सकता है? क्योंकि पूरा विपक्ष यही कह रहा है कि एक खास तरह के वोट बैंक को टारगेट करने के लिए ये बयान दिया गया।
बिल्कुल नहीं। देखिए समीर साहब, ऐसा है कि अगर कोई कहे और मुसलमानों का जब इलेक्शन आए तो कह देगा कि 20% 25% रिजर्वेशन दे देंगे, फिर उसको 5 साल चर्चा में नहीं रहेंगे, उसको गफलत में रखेंगे, उसकी तरक्की की बात करेंगे, उसकी रहनुमाई की बात करेंगे, उसकी रोजगार की बात करेंगे। अगर वो कह दें और बेवकूफ 70 साल से बनाते रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि लगता है उनकी ओर जुरिडिक्शन है, उनका वो हक है, और दूसरा कोई उसकी चर्चा कर दे तो वो गुनहगार हो गया। ये सियासत में नहीं चलेगी, इस देश में नहीं चलेगा। ठीक है। मनोज राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। मनोज राय साहब, क्या आपको लगता है कि आज आपके जो चीफ स्पोक्स पर्सन हैं राजेंद्र चौधरी साहब, उन्होंने जो बयान दिया पीएम मोदी के लिए और अमित शाह के लिए, दोनों ने आतंकवादी नजर आने लगे, आपको लगता है कि इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए आपकी पार्टी को? ऐसा क्या नजर आ गया आपको पीएम के बयान में कि सीधे सीधे आपने इतने तल्ख अल्फाजों का इस्तेमाल कर दिया? लगता है आपको कि जायज था ये? अब्बास भाई, यह सबका साथ सबका विकास से सरकार चलने वाली आज शमशान तक पहुंच गई है। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बहन जी की तरह कोई लिख के भाषण देता है और उसको हेलीकॉप्टर या जहाज में पढ़ के बोलते हैं। उनको पता करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अगर कब्रिस्तान नया नहीं बनाया जा रहा है, कब्रिस्तानों की बाउंड्री हो रही है, वो पवित्र जगह है, अगर उसकी बाउंड्री हो रही है, अवैध कब्जे न हो, तो इसमें गलत क्या है? 350 करोड़ रुपया से ऊपर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने शमशानों के लिए निर्गत किया और शमशान बने भी हैं। जिलाधिकारी के यहाँ से मांग के पता कर सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है, मनोज राय साहब, वो बात ठीक है, वो बात आपकी समझ में आ रही है। जो बात आप इस वक्त कह रहे हैं कि वो गलत बयानी कर रहे हैं, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन ये कहना कि दोनों आतंक फैला रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए, क्या आपको नहीं लगता कि गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया? वो अल्फाज गैर जरूरी थे। नहीं, आप इसको इस तरीके से देखिए। उन्होंने कहा कि जो है बिजली रमजान में मिलती है तो दिवाली में मिलनी चाहिए। क्या पता करने की कोशिश की है कि दिवाली में बिजली मिलती है कि नहीं मिलती है? कभी इस पे जानकारी करने की कोशिश की है? कभी इस पे जानकारी करने की कोशिश की है अमित शाह जी की यूपी में झूठे आंकड़े देते हैं? कभी कहेंगे 50 लाख कनेक्शन बांट दिए, कल कहे 50 लाख बांट दिए, आज कहे 1 करोड़ बांट दिए। झूठे आंकड़ों के सहारे उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करने के लिए, और सबसे बड़ी बात कर रहे हैं, आप हमसे सवाल कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री जी से ये सवाल करिए कि इस तरीके की भाषा का क्या यह मर्यादा है? आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आप बिना जानकारी किए आप वर्ग विभेद कर रहे हैं। तो उठाइए ना, भाषा की मर्यादा पर सवाल उठाइए ना, कौन रोक रहा है? लेकिन मैंने जो आपसे सवाल पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया। बहरहाल ठीक है। अभय दुबे साहब, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई चुनाव आयोग से हम शिकायत करेंगे, किस बात की शिकायत करेंगे और इस बयान में आपको क्या गलत नजर आता है? समझाइए जरा हमें। वो ये कह रहे हैं कि भेदभाव बंद होना चाहिए, सरकारों को जाति धर्म देखकर जो फैसिलिटीज है वो नहीं देना चाहिए, भेदभाव बंद होना चाहिए। समीर साहब जी, समीर साहब, आजाद भारत में ये पहला प्रधानमंत्री देखा जो मौत के बंटवारे के आधार पर वोट मांगना चाहता है। इस देश के किसान कहते हैं कि फसलों के दाम दे दीजिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसे बर्बाद हो जाए, वो बर्बाद हो जाए फिर मैं उसका बीमा दे दूंगा। लोग कहते हैं जिंदगी के अच्छे अवसर दे दीजिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं मर जाओ उसके बाद 1 लाख रुपए का बीमा मैं दे दूंगा। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी कम से कम रोजगार के अवसर दे दीजिए, वो कहते हैं शमशान घाट और कब्रिस्तान दे दूंगा। प्रधानमंत्री जी अच्छे दिन के दीदार कराइए, मौत के द्वार मत पहुंचाइए। मुझको आश्चर्य होता है प्रधानमंत्री जी, ये बिल्कुल ठीक कहा कि कैसे झूठे आंकड़े। देखिए उत्तर प्रदेश को डिफेम करने के लिए क्या क्या नहीं किया इन्होंने। राजनाथ जी आए, उन्होंने कहा कि कितनी हत्याएं उत्तर प्रदेश में बढ़ गई। राजनाथ जी, आपके विभाग ने भी ये रिपोर्ट जारी की है। आप जब चीफ मिनिस्टर थे तो आपका विभाग बताता है कि 7,600 हत्याएं होती थी, अब वो 4,000 के लगभग आ गई। हत्या के प्रयास 7,800 होते थे जो 4,500 आ गए। अभय जी आज मुद्दे पर बात कीजिए ना, जिस बयान का हम और आप जिक्र कर रहे हैं उस बयान पर बात कीजिए आप। उसके बाद क्यों आपको लगता है कि ये ध्रुवीकरण की कोशिश है? क्यों आपको लगता है जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं क्या कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो आपको क्यों ये लगता है कि वो समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों? उसका जवाब दीजिए ना आज। इसलिए कर रहे हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण प्रचार संस्थान के प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री जी बन गए हैं
और उनके उस प्रशिक्षण संस्थान में साध्वी प्राची, ज्योति, निरंजना, साक्षी महाराज, ये सारे लोग छोड़ दिए। प्रधानमंत्री जी 2.5 साल में उत्तर प्रदेश में क्या किया? 71 सांसद होने के बावजूद कोई दत्तक पुत्र ही बदनाम कर सकता है। अगर पुत्र उत्तर प्रदेश का पुत्र होता तो उत्तर प्रदेश को इस प्रकार बदनाम नहीं करता। इस प्रकार धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार के लोगों को बांटने की कुचेष्टा कभी नहीं करता। प्रधानमंत्री जी कम से कम उत्तर प्रदेश के किसानों को जवाब दीजिए। समीर जी, उन्होंने ये कहा कि आपका ध्यान धान और गेहूं अखिलेश नहीं खरीद रहे हैं। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, पूरे देश में उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है जो नॉन डीसीपी स्टेट है, जहां केंद्र की जिम्मेदारी है समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदना। ठीक है, यानी आपका आरोप है कि लगातार गलत बयानी हो रही है, गलत बयानी कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का नईम साहब, किस तरह से इस बयान को देखते हैं आप? क्या आपकी पार्टी को भी ये लगता है कि समाज को तोड़ने की कोशिश हो रही है? बयान ये दिया जा रहा है कि भाई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए ऐसे मुद्दों पर, ये बयान है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, 125 करोड़ के हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। उनको पूरा वर्ल्ड सुनता है और उनको मानता है। मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस तरीके की वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी जगह जाकर उनको शोभा नहीं देता है। और जिस तरीके से वो आप कब्रिस्तान की और शमशान की बात कर रहे हैं, इससे पहले उन्होंने कभी विकास की भी बात की है नहीं, कभी उसका आंकड़ा नहीं लिया। कभी आप देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कभी ये कहा कि सर्व समाज के लोगों को जिसकी जितने हिस्सेदारी है उनको उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में भी उनको सर्विस मिलनी चाहिए। कभी नहीं कही उन्होंने इस बात के लिए। किसी भी विभाग में आप उठा करके देख लीजिए। इस बयान को आप पूरा सुने तो वो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। बोल ही तो रहे हैं सर, वो भेदभाव नहीं होना चाहिए, धर्म और जाति के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर। वो सारी बातें आपने अलहदा रख दी। नहीं, मैंने अलहदा, देखो उन्होंने तो भेदभाव शुरू खुद से ही कर रहा है ना। हाँ। भेदभाव तो वो खुद से ही कर रहे हैं। मैंने देखो पहले भी इससे कहा है कि 4 करोड़ से ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में रहे। हाँ। और उनको एक भी टिकट नहीं दिया गया। तो भेदभाव कहां से शुरू किया गया? शुरू किया प्राइम मिनिस्टर जी ने। उन्होंने क्यों नहीं दिया? सबको उसी आबादी के हिसाब से अगर टिकट का बंटवारा होता तो हम भी मानते कि प्राइम मिनिस्टर जी ने बहुत इंसाफ किया और सबको साथ, सबका विकास वो लेके चले। सब सर्व समाज के लोगों को उन्होंने टिकट दिया और अपने साथ रखना चाह रहे हैं। ठीक है, वो तो कहीं भी इस काम को नहीं कर रहे। और फिर बयान ऐसा दे रहे हैं कि एक तरफ कब्रिस्तान की बाउंड्री होनी चाहिए और उसकी भी होनी चाहिए, बिजली जो है दिवाली पे भी आनी चाहिए और ईद पे भी आनी चाहिए। सबका ये बहुत अच्छी बात है, सबकी आनी चाहिए और तरीके से, कायदे से सबको सबका साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन उनकी तरफ से कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है कि जो सर्व समाज को लेके वो साथ चलते हैं। वो तो सिर्फ एक तरफ की बात करते हैं, सिर्फ ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और इस तरीके का फायदा उठाना। ठीक है साबिर भाई, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए इसका, उसके बाद मैं दूसरे मेहमानों को भी शामिल कर लूं। जैदी साहब भी हैं, बेनीवाल जी भी हैं। एक छोटा सा जवाब, सबका साथ सबका विकास की तो आप बात करते हैं, लेकिन जब आप टिकट देने लगते हैं तो एक भी मुस्लिम कैंडिडेट आपको नजर नहीं आता। ठीक कहा। मैं इस बात का जवाब देने के लिए मैं उसी के लिए उंगली उठा रहा था। अभी सिर्फ 4 महीना पहले मेंबर की राज्यसभा का इलेक्शन हुआ। आप इन दोनों पार्टी से, चूंकि बीजेपी के और बसपा के और समाजवादी पार्टी के लोगों ने, पूछ लीजिए कि किन लोगों ने अपने सदन में अपने यहां से राज्यसभा भेजा। जो चुन के आता है, पार्टी का अपना अधिकार होता है, उसके चुनिंदा लोगों के जरिए चुना जाता है। एक भी नहीं भेजा, न ही बहुजन समाज भेजी, न ही समाजवादी भेजी। और उसके हिस्से में ऐसा नहीं है इसके पास। और भाजपा ने 2 राज्यसभा इसी बार चुन के लाया और दोनों को मंत्री बनाया। जहां तक लड़ाई की बात है, टिकट की बात की, उसको मैं टालना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि हमारे यहां सक्षम कैंडिडेट आना चाहिए। क्योंकि ये लोगों ने 70 साल से ऐसी जहर की बीज बोई है कि कोई यहां से जुड़ना नहीं चाहता है। हम जाते हैं तो कान में ऐसे ही लोग फूंक मारते हैं, लगता है कि मुसलमानों की सियासत की जागीरदारी इन्हीं के पास है। और ये लोगों ने, अभी मैं इन लोगों की बातें सुन रहा था कि किसी के पास कोई जवाब नहीं है। एक बार प्रधानमंत्री ने बोल दिया तो ठीक है, लेकिन ये ध्रुवीकरण करे तो कोई बात नहीं। 70 साल में मुसलमानों को पस्ती की तरफ ले गए, जो दलित से भी नीचे चला गया, जो इसका हिसाब किताब नहीं है। 2.5 साल में प्रधानमंत्री का हिसाब किताब मांग राम जी को धोखा आपने दिया, गंगा की झूठी सौगंध आपने खाई। 125 करोड़ लोगों मुझे बताइए, आप जब बोल रहे थे तो अरे आपने सत्ता कैसे पाई? उन्होंने कहा अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। जब सत्ता में आ गए और पूछा आपके मंत्री महोदय से,
एक वो क्या कहते हैं? गांधी वो कहते हैं बीजेपी इज नॉट अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। अबे जी एक हिंदू आपके लिए साहब, सत्ता की सीढ़ी मार रहे हैं। तो क्या ये साबिर भाई जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कोई काबिल मुसलमान जुड़ना ही नहीं चाहता बीएसपी से, क्योंकि ऐसा बीजेपी से, क्योंकि ऐसा पार्टी का हुआ बना दिया गया, क्या आपको सही बात लगती है? देखिए, आज जो प्रधानमंत्री के जिस बयान पे चर्चा हो रही है जी, ऊपर से देखने से वो बयान कोई आपत्तिजनक नहीं लगता। हाँ, साबिर भाई सुनिएगा जी, ऊपर से देखने से वो बयान कोई आपत्तिजनक नहीं लगता, लेकिन उन्होंने जिसको टारगेट करके जहां तक मैसेज पहुंचाना था वो उन्होंने मैसेज कन्वे कर दिया। कैसे सुनिए, वो मैं बता रहा हूं। वो कह रहे हैं रमजान में बिजली आती है तो दिवाली में भी आनी चाहिए। मैं बता रहा हूं, आप जो उन्होंने मैसेज पहुंचाना था वहां तक उन्होंने वो कन्वे कर दिया। बीजेपी को सेकुलरिज्म का मतलब नहीं है कि हाँ हम हिंदुओं का विरोध करें। जो ये सेकुलर पार्टियां हैं, बीजेपी को यहां तक पहुंचाने का काम इन सेकुलर पार्टियों ने किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब सन 2014 के अंदर जो विकास पैदा किया था मोदी जी ने, विकास पैदा करके आए थे लोकसभा के इलेक्शन में, 2017 तक आते आते कहां चला गया? आज उसका कोई नामो निशान नहीं। जैदी साहब, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब पीएम ने अगर जो बयान दिया उसमें अगर कुछ आपत्तिजनक लगा तो विपक्ष को आवाज नहीं उठानी चाहिए थी, आप ये कह रहे हैं? सर, क्योंकि विपक्ष ने आवाज उठाई तो ये बयान और बड़ा बन गया, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? सर, इनकी परेशानी है कि जब ये विकास पे बात करेंगे तो विकास पे बात ये होगी 1947 के अंदर जो किसान बैलगाड़ी पे चलता था, आज सन 2017 में भी बैलगाड़ी पर ही चलता है। जब इनसे विकास की बात होगी तो ये इनसे पूछा जाएगा कि जो बीजेपी ये कहती थी अगर हम सत्ता में आ गए या एजेंडे की बात होगी तो हम कश्मीर के अंदर धारा 371 खत्म कर देंगे, वो क्यों नहीं हुई? जब ये आए इलेक्शन लड़के सन 2014 में, इन्होंने कहा था हम पूरी गंगा को पवित्र कर देंगे, आज वो गंगा मैली क्यों है? जब इनसे कहा गया था कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, आज बेरोजगार क्यों है? जब इन्होंने कहा था कि हम किसानों को उसकी फसल का उचित मुआवजा देंगे, तो आज किसानों की उचित मैं पॉइंट समझ गया आपका। मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है? साहब, तो क्या ये एजेंडा ये है कि धार्मिक मुद्दों को उठाइए और 2 दिन का बयान अगर स्वामी आदित्यनाथ का कोट कर दूं तो वो नरेंद्र मोदी का बयान है। इनका स्वामी आदित्यनाथ का मानना यही था कि एजेंडे पे, डेवलपमेंट पे चुनाव नहीं जीता जाता, भावनाओं को भड़का के चुनाव जीता जाता है। ठीक है बेनीवाल साहब, तो क्या ये असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है क्या? समीर भाई, मैंने सबके बयान अभी सुने जी। मुझे लगता है कि शायद हमारे देश में यह विडंबना है कि एक प्रधानमंत्री की आवाज को इस तरीके से फैलाया जाता है। विदेशों में पूरे 250 का देश है हमारे। मुझे नहीं लगता कि हमारे देश की ये शर्मनाक जो बात में ये टेलीविजन पे हम देख रहे हैं। एक बयान दे, मुझे बताइए प्रधानमंत्री ने क्या गलत बयान दिया है? विकास का बयान दिया है, शमशान का भी एक जैसा होना चाहिए, धर्म में एक जैसा होना चाहिए, जाति पे नहीं होना चाहिए। मुझे बताइए भेदभाव नहीं है। 200 करोड़ का बजट जो कब्रिस्तान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया, 400 करोड़ का कर दिया। मुझे बताइए मणिकर्ण घाट हिंदुस्तान में नहीं पूरे ब्रह्मांड में, एक बात बता दूं आपको, प्रधानमंत्री की चिंता कैसे कब्रिस्तान और शमशान तक सीमित रखेंगे? आपने मुझे बताइए किसानों की चिंताओं का क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी 14 करोड़ किसान के परिवार आपसे जानना चाहते हैं। आज ये चाहता हूं आपने अगर जब मुस्लिम समाज जब ये इलेक्शन आते हैं मुस्लिम समाज को भड़काया जाता है। एक बात बता दूं, आपका चैनल बहुत अच्छा चैनल है और मुस्लिम धर्म के खासकर गुरु लोग ये सुन लें। आपने बताइए मुझे पर्सनल बोर्ड ने खुलेआम कहा है अगर आप हाथी को वोट दीजिए। आपके दिल्ली के जामा मस्जिद के चिराग ने कहा है कि उनको वोट दीजिए। क्यों कहा ऐसा? सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है, अगर जब आपने किसी धर्म के नाम पर वोट मांगा तो संज्ञान लिया जाएगा। जिस रोज संज्ञान लिया जाता, जिस रोज उन्होंने ये कहा था प्रधानमंत्री को, जिस रोज उन्होंने कहा था उसी दिन ईटीवी उर्दू पर मैंने ये डिबेट की थी कि आखिर धर्मगुरु जो हैं वो सियासत क्यों कर रहे हैं? अगर उन्हें सियासत करना है तो धार्मिक चोला उतार दें, उसके बाद सियासत करें, वो एक अलग मसला है। मैं भी आपका एक हिस्सा था, ठीक है, आपने कहा, लेकिन आप मुझे बताइए ये जितने भी आप ये पॉलिटिकली क्यों? ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री आपने जो सवाल उठाया मनोज राय साहब उसका जवाब देना चाह रहे हैं। मनोज राय साहब, क्या ये भेदभाव हुआ है यूपी में? वो कह रहे हुआ है। मैं यही तो बात कह रहा हूं बार बार
कि शमशान के लिए भी 350 करोड़ रुपए यूपी में खर्च हुए हैं। सवाल इस बात का है कि जब आपको पता नहीं करना है, आपको धार्मिक भावनाएं भड़काना है, आपको झूठ बोलना है, आप विकास के नाम पे चले थे और शमशान पे पहुंच गए, आप पता तो करिए, जिलाधिकारी से मांगिए, आप प्रधानमंत्री हैं, आरटीआई से मांगिए कि शमशान के लिए हमने खर्च किया है कि नहीं किया है। हम 24 घंटे बिजली अगर देवबंद में देते हैं तो हस्तिनापुर में सिख धार्मिक जगह पे भी देते हैं और वहीं जैन धार्मिक जगह पे भी देते हैं। हम सारनाथ में 24 घंटे देते हैं तो हम कसिया में भी 24 घंटे देते हैं। नैमिषारण्य में सबसे पहले 24 घंटे बिजली देने का काम शुरू हुआ, लेकिन इससे इनको मतलब नहीं है। ये समान रूप से इन चीजों को नहीं देखते और प्रधानमंत्री जैसे पद पर होते हुए लगातार ऐसा काम करने का प्रयास करते हैं जिससे धार्मिक भावनाएं भड़के, वोट बटे, क्योंकि ये विकास को लेकर चले थे और विकास के मॉडल में ये अखिलेश यादव जी के सामने फेल है। ठीक है मनोज राय साहब, मैं समझ गया आपकी बात। साबिर अली साहब आपका जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन साबिर भाई मैं आपके पास ब्रेक के बाद आऊंगा और ये सवाल जरूर उठेगा, क्योंकि आज अखिलेश यादव ने एक तरह से चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री गंगा की कसम खाकर बताएं कि काशी में 24 घंटे बिजली आती है या नहीं आती है, और अगर ऐसा है तो फिर इस बात का क्या मतलब रह जाता है कि दिवाली पर अगर रमजान में बिजली आ रही है तो दिवाली पर नहीं आ रही है। इन सब बातों का क्या मतलब है, मैं आपसे पूछूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर और बहस को आगे बढ़ाते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सियासी समर में मजहबी बंटवारा क्या जरूरी है, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। साबिर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर। साबिर अली साहब, कुछ दिनों पहले आप ही की पार्टी की तरफ से यूपी में रेप की कोशिश के जो आंकड़े पेश किए गए, बाद में वो भी पता चला कि वो गलत आंकड़े थे। दरअसल जो सही आंकड़े हैं वो उससे कम थे। और अब ये कहना कि बिजली को एक इशू बनाना और ये कहना कि भाई रमजान में अगर बिजली आती है तो दिवाली में भी आनी चाहिए। अखिलेश यादव ने चुनौती दी है कि गंगा की सौगंध खाकर पीएम ये बता दें कि काशी में 24 घंटे बिजली आती है या नहीं आती है। क्या आपको लगता है इस बात का जवाब उन्हें देना चाहिए आपकी पार्टी की तरफ से? क्योंकि अगर इसका जवाब हां में है तो फिर तो ये इशू ही खत्म हो जाता है। देखिए, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं काशी में अभी तकरीबन 14 दिन रह के आया। दिन में कम से कम 10 बार बिजली कटती है और अखिलेश जी खुद कसम खा के आए और आके काशी घाट पर कसम खा ले और वहां एक दिन रह के देख ले कि कट रही है कि नहीं। वो नरेंद्र मोदी जी से नहीं पूछे, उनको पूछने की जरूरत। मैं जवाब दे रहा हूं कि वहां में दिन में 10 बार बिजली कटती है और वो एक बात कहते हैं कि वो आके कसम खा के, गंगा की सौगंध खा के कसम, तो उसकी जरूरत प्रधानमंत्री को नहीं है। और जिसके आवाम के सामने आवाम फैसला इस बार कर देगा कि क्या वहां कितनी बिजली आ रही है और किस तरह के लोगों को वहां पोलराइजेशन कौन करता है, इस बार फैसला हो जाएगा। दूसरी बात, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे भाई कह रहे थे कि विकास की बात और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। भाई 68 साल तो आपने 62 साल तो आपने राज की। अगर आपने विकास किया होगा, रोजगार दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। हमारा तो 2.5 साल हुआ। लेकिन अगर विकास की चर्चा करना है तो मैं चुनौती देता हूं, आ जाओ आप विकास की चर्चा कर लो। आपके तो जो सबसे मुख्य और बड़े लीडर हैं उनको ये भी पता नहीं आप किसान की बात करते हो। आपने कहा मरने की बात। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, चुनौती देता हूँ। आप तो आलू फैक्ट्री में बनाते हो, क्या इस देश में आलू फैक्ट्री में बनाते हो? ये बताएंगे। बीच में ना बोलिए क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। बहस हो जाने दीजिए, बहस हो जाने दीजिए, बीच में मत बोलिए। वो किसान की बात करता है। आपको जब किसी किसान को जब क्षति हो उसके लिए इतना बड़ा कार्यक्रम आज तक देश में किसी पार्टी और आपका लीडर कहता है कि हम आलू का फैक्ट्री, ठीक है, और आप किसान पे बहस करते हो। किसान पे अगर आप बहस किए होते, किसान की चिंता किए, ठीक है साबिर भाई, चिंता किए होते, किसान मरता नहीं, किसान की चिंता। ठीक है साबिर भाई। मनोज राय साहब, इसका मतलब ये यूपी की जनता तो ये समझे ना फिर गलत बयानी का जवाब जो है वो गलत बयानी से ही दिया जा रहा है। उधर से भी गलत बयानी हो रही है, आपकी तरफ से भी गलत बयानी हो रही है। आप भी 24 घंटे बिजली का दावा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मनोज राय साहब, हम वाराणसी में प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र के रहने वाले हैं। मैं प्रधानमंत्री के क्षेत्र का रहने वाला हूं, मैं वाराणसी से हूं। शाबिर अली जी बता देंगे कि अगर 10 बार लाइट कटी होगी कहीं तो जो कहेंगे वो स्वीकार करने के लिए हम तैयार हैं।
प्रधानमंत्री जी से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर अब तो बनारस के लोगों को फोन लाइन पर लेना पड़ेगा फिर। श्यामदेव राय चौधरी के धरने के बाद, श्यामदेव राय चौधरी के धरने के बाद लगातार जब कई दिनों वो धरने पे थे तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने उनको बुला करके लखनऊ में 24 घंटे बिजली का आदेश दिया है। वो लिखित आदेश है, वो जुबानी नहीं है इनकी तरफ 15 लाख की जुबानी नहीं है रोजगार देने की तरफ, वो लिखित आदेश है, रिकॉर्डों में है। आप कहिए मेल कर दें, साबिर अली से ले लीजिए मेल आईडी, मैं मेल कर देता हूं, देख ले, इनके प्रधानमंत्री भी देख ले और ये भी देख ले। ये सिर्फ झूठ के बुनियाद पर लोगों को भड़काना चाहते हैं। ठीक है, साबिर भाई भी बनारस का दौरा ही करके आ रहे हैं ना, किस मोहल्ले में रहे बताइए, आप जिस मोहल्ले का नाम बताइएगा, जिस मोहल्ले का नाम बताइएगा उस मोहल्ले के लोगों का नाम मैं बताऊंगा। आप बताइए तो आप सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। किस मोहल्ले में रहे आप? कैंटोनमेंट है, जहां मिलिट्री कैंटोनमेंट है, उस इलाके की बात करता हूं जो की सबसे वीआईपी इलाका है। मिलिट्री कैंटोनमेंट 21 दिन रह के आया, दिन में कम से कम 8 बार। आपको यही नहीं पता है, आपके घर में आ जाता ताज के पीछे मेरे भाई और आप दोनों अपनी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं और दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें कह रहे हैं। दोनों में से किसी एक की बात ही सही हो सकती है। नईम साहब, बीएसपी का जो रिएक्शन आया आज वो ये था कि पीएम मोदी ने नोटबंदी पर जो 150 मौतें हुई थी उस पर आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी। मतलब ये कैसे मिला रहे हैं आप इसको, कब्रिस्तान और शमशान वाला बयान और ये कैसे? देखिए जैसे ही नोटबंदी हुई थी और उसके बावजूद उसके बाद जो 100 कुछ लोगों का मौत हुई जी, उस पे आज तक पीएम साहब ने तो कोई जवाब दिया नहीं है। तो इस तरीके से ही उसका मतलब निकाला जा रहा है, जो शमशान घाट में जले वो बेचारे या कब्रिस्तान में दफन हुए हैं, तो उसी तरीके से इसका जवाब निकाला जा सकता है। दूसरी चीज मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि 2014 से लेकर 2017 हो गई अब तक, कोई एक विकास की बात तो बताए, कहीं स्कूल बनवाया हो, कोई यूनिवर्सिटी बनवाई हो, कोई कॉलेज बनवाया हो, कोई इंडस्ट्री लगी हो। आज नाना पाटेकर जी का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने खुद लिखा है कि अगर कहीं कोई काम नरेंद्र मोदी जी ने कराया हो विकास का तो 15 लाख रुपए वो देने के लिए तैयार हैं। तो आप देखिए विकास की तो वो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो जातिवाद की बात कर रहे हैं। तो एक प्राइम मिनिस्टर को यह बात शोभा नहीं देती है। उन्होंने आज तक भी चुप्पी नहीं तोड़ी है, 150 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, कभी उस पर अफसोस जाहिर नहीं किया है, ना उसके ऊपर कभी जवाब दिया उन्होंने, कोई जवाब देते ही नहीं है। बेनीवाल साहब जी, बार बार अब ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, भाई गलत क्या कहा गया? प्रधानमंत्री तो लोगों को मिलाने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, फिर भी इसको जिस तरह से इशू बनाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं इस बयान में सोसाइटी को बांटने की या सोसाइटी को पोलराइज करने की, ताकि एक खास कम्युनिटी का वोट लिया जा सके, एक खास वोट बैंक को कैटर किया जा सके, क्या इसकी कोई संभावना आपको लगती है इस बयान को देखने के बाद? समीर भाई ये बहुत स्पष्ट है, बिल्कुल। देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं, उन प्रधानमंत्री को 125 करोड़ की फिक्र है, ना कि एक छोटे से प्रांत का, किसी भी प्रांत का। अरे वो प्रांत का नहीं, वो शरीर का एक हिस्सा है। अगर यूपी में भी अगर सुई चुभाएंगे तो शरीर को चुभी चुभेगी। आप मुझे बताइए, अभी ये भाई लोग जब बिजली की बात कर रहे हैं, मेरे हमारे आश्रम है बरसाना में, वृंदावन में, इलाहाबाद के अंदर, मैं खुद वहां रहता हूं, जाता हूं, 10-10 घंटे बिजली, 15-15 घंटे बिजली गायब होती है। जनरेटर है बड़े बड़े, लाखों रुपए का डीजल फूकता है। वहां लोग आते हैं, विदेशों से आते हैं और कहते हैं साहब आप इतने बड़े बड़े आश्रम बना के बैठे हैं और आप लोगों की यहाँ बिजली नहीं है, लेकिन वो फिर भी भक्ति के लिए यहाँ आते हैं। और जहां तक बात है, अभी मैंने टेलीविजन पे देखा आपका उर्दू चैनल एक इतना अच्छा चैनल है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, आप सोसाइटी को बार बार बांटने की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को। आप ये बताइए, आपने यूपी सरकार में ही, वहां यूपी के अंदर देवबंद है, दुनिया भर के मदरसे है, फिरंगी महल है, आपने कभी वहां पर मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक के बारे में कभी सोचा? जो आपके महिलाएं यंगस्टर आपकी सुनेंगे नहीं, ये पर्सनल लॉ बोर्ड वाले भी सुन लें, जो पर्सनल लॉ बोर्ड बार बार कह रहा है फला को वोट दे दो, फला को वोट दे दो। आपने कभी उन महिलाओं को, पर्सनल लॉ बोर्ड की बट गया है, उन महिला जो पर्सनल लॉ बोर्ड की महिला भी बनाए, उन्होंने हमारे से बात किया है। जैदी साहब इत्तेफाक रखते हैं, उन्होंने कहा कि हमारी महिलाओं को सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जिस बात का जिक्र बेनीवाल जी कर रहे हैं वो मुद्दा भी उठता है, तो यही कहा जाता है कि पोलराइजेशन की कोशिश है। आज फिर यही कहा जा रहा है। देखिए, बात स्वामी जी ने कही है कि 125 करोड़ की बात करते हैं। हाँ, जब 125 करोड़ की बात जब खतर 100 करोड़ में बदल जाती है, जब किसी भी मुसलमान को उत्तर प्रदेश से टिकट नहीं दिया जाता है। हाँ। अब महाराज कह रहे हैं तलाक की बात करते हैं, मुस्लिम महिलाओं को जो अधिकार प्राप्त इस्लाम में है,
अगर दुनिया की आधुनिक महिला को यह पता चल जाए कि इस्लाम में मुस्लिम महिलाओं की अधिकार प्राप्त है, तो सारी महिलाएं चीख के ये कहेंगी कि हमें वो अधिकार चाहिए। 3 तलाक इस्लाम में एक मजलिस में नहीं है, वो नहीं है। अगर कोई जाहिल बोलता है तो वो मुतलक जाहिल है, वो इस्लाम का ज्ञाता नहीं है। नंबर 2। नंबर 3, लेकिन होता है ना, उसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो आप कहते हैं ध्रुवीकरण कर रहे हैं। मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए, मुकम्मल होने दीजिए, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। आपकी मुस्लिम महिलाएं गई हैं वहां पर कोर्ट में, कौन गया है मुझे बताइए। मैं बात मुकम्मल करने दो। आपने कब्रिस्तान की बाउंड्री की बात की, उसके फंड की बात की है। दिल्ली के अंदर जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति आपने बनियों को दे रखी है, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति आपने खैरात में बांट रखी है, आप मुझे वो दिलवा दीजिए, मुसलमान अपने कब्रिस्तान की बाउंड्री खुद करा लेगा। आप मुझे दिल्ली में, आप मुझे डीपीएस पब्लिक स्कूल दिलवा दीजिए, आप मुझे डीपीएस पब्लिक स्कूल दिला दीजिए, आप मुझे ओबराय होटल दिलवा दीजिए, आप मुझे सूर्य कॉन्टिनेंटल दिलवा दीजिए, आप मुझे स्काउट हॉस्पिटल दिलवा दीजिए। मैं अपने वक्फ बोर्ड की जो लोग आए थे मुगलों ने वो कब्जे किया था। चलिए ठीक है, इतनी दूर नहीं जाते, इतनी दूर नहीं जाते। ठीक है, देश के अंदर 2 चीज ना होती, हिंदुस्तान का बंटवारा ना होता तो देशभक्ति साबित ना होती, और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान का ना होता, सेकुलरिज्म साबित ना होता। अभय दुबे साहब, क्या कांग्रेस पार्टी पीएम के बयान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन जाएगी? तैयारी कर ली है आपने? और अगर जाने वाले हैं आप लोग तो क्या शिकायत करेंगे एग्जैक्टली? नहीं, बिल्कुल हम जनता की अदालत में जाने वाले हैं। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इस बात की शिकायत नहीं करेंगे, हम शिकायत जनता से करेंगे। मैं आपको एक छोटे से सिर्फ दो किस्से आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। देखिए, कुछ दिन पहले मई 2015 में देश के गृह राज्य मंत्री रिजिजू साहब ने क्रिश्चियंस के प्रणेता बनते हुए हिंदुओं के खिलाफ एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मिजोरम जीसस की भूमि है, अगर मैं यहां से कहता हूं तो पंजाब और हरियाणा को क्या दिक्कत होती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात हिंदू प्रदेश हैं, वो अपना कानून हिंदुओं के हिसाब से बनाएं, मैं अपना कानून अपने यहां के हिसाब से बनाऊंगा। ये बयान उन्होंने जब दिया जब मुख्तार अब्बास नकवी ने चुनौती दी कि गाय का मांस खाने वाले पाकिस्तान चले जाएं। ये टेप रिकॉर्ड है मेरे पास रिजिजू साहब का, वो कहते हैं कैन समबडी स्टॉप मी, मैं खाता हूं गाय का मांस। और वो उनको यह प्रशिक्षण दिया प्रधानमंत्री जी ने, कह रहे रिजिजू साहब उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, आप कोई ऐसा बयान दीजिए जिससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो। तो उन्होंने बयान दे दिया कि साहब हिंदुओं की आबादी कम हो रही है और मुस्लिम जनसंख्या में ये ध्रुवीकरण का बयान दिया। दूसरा, सिर्फ 5 सेकंड दीजिए, मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, इन्होंने बहुत सांप्रदायिक उन्माद पैदा किया। एक भोजशाला का विषय था, उसमें कहा कि कमाल मौला की मस्जिद नहीं भोजशाला है ये। जब इनकी सरकार थी, उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी मानव संसाधन विकास मंत्री थे, हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया कि कमाल मौला की मस्जिद है और ये इंस्क्रिप्शन जो अर्जुन वर्मन के समय के हैं ये भोजशाला के नाम पर कहीं से लाकर रख दिए गए हैं। जब ये बात बताई विश्व हिंदू परिषद के उस आदमी को तो इन्होंने पिटीशन विड्रॉ कर ली और इस साल भी वहां दंगे उसी के नाम पर कराए। तो ये मुखौटा लगा करके सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। देश के नागरिकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सिर्फ विकास के नाम पर वोट दीजिए। ये जो भ्रामक प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है इसके बहकावे में नहीं आए। प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश का प्रचार कर रहे हैं लेकिन बिहार के परिणामों के सपने उनको सता रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस निराशा के भाव में किसी तरह ये कहते हुए नजर आए क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि हार निश्चित है, इसलिए अब ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है ऐसे बयानों के जरिए। हताशा में दिए जा रहे हैं ऐसे बयान, क्या कहेंगे आप? मैं बहुत आश्चर्यजनक हूं कि अभय दुबे जी कह रहे हैं कांग्रेस की बात करते हैं। बिहार में आप थे कहां, बिहार में हो कहां? आप तो तीसरे पावदान पर नीचे से लटक के चलते हो। यहां भी एक कश्ती डूब रही थी, उसमें आप सवार हो गए, आपने अपने हाथ रख दी। अरे सुन लो भाई, अभी आप सुन लो यार, आपको इतनी भी अदब नहीं है कि आप बोल, आप सुन लीजिए। अभय दुबे, मैं आपसे ज्यादा बोलता हूँ, ज्यादा सोचता हूँ, मैं आपको सुन रहा था। उसके बाद अगर आपने बोलना शुरू किया तो बोलने नहीं
के प्रचार में उनको आप बीच में कृपया न बोले। आपसे ज्यादा अच्छा बोलता हूं मैं, वो दिन के आपसे ज्यादा अच्छा बोलता हूं। आप मुझे बताएं, एमपी के अंदर जो भगवा 11 आतंकवादी पकड़े गए उनके ऊपर करना चाहिए, आप क्या कहेंगे? अभी तक बुरहान वानी को आतंकवादी के नाम पे इनकाउंटर करते हो, फिर उसे मुआवजा देते हो और उसके बाद उसका फोटो कश्मीर के उसमें छापते हो, उसमें क्या कहोगे? 60 साल इन्होंने यही आप जब से 2.5 साल से अंदर सत्ता के अंदर हो, गौ माता की कसम खाते हो और सबसे ज्यादा गौ माता काटने का लाइसेंस खुद देते हो, उससे क्या कहोगे? गंगा की सफाई की बात करते हो, गंगा माता की कसम खाते हो, चलिए ठीक है, को सफा नहीं करते हो, ठीक है, ठीक है, जैदी साहब, साबिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, इसलिए इस डिबेट को मुझे यहीं खत्म करना होगा। अभय दुबे साहब, मनोज राय साहब, जेके बेनीवाल जी, नईम अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। तो उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि जो ऐसे बयान जो समाज को बांटें, ध्रुवीकरण करें, ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको मद्देनजर रखना चाहिए, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं रहा है, यह तो कहना ही पड़ेगा। आगे हम क्या देखते हैं उस पर भी हमारी नजर रहेगी। आगे हो सकता है कुछ संभल जाएं हमारे नेता, उम्मीद तो यही रहेगी। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।